गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, एक नए अज़म, एक नए जज्बे के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर है। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपका दिन भी अच्छा गुजरने वाला होगा आज का, और हमारी तो दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, कामयाबियां समेटते रहें। आज का शो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास, दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड करेंगे मालूमात, एंटरटेनमेंट और वो सब कुछ जो कि आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। तूफ़ानी बारिशों ने पंजाब के कई शहरों का नक्शा बिगाड़ दिया। जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक है, मतलब गाड़ियाँ बहती चली जा रही हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुल्की सियासत जो है उसमें भी खासी हम देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेटर्स के इंतखाब के लिए मामला तय पा गए हैं। बर्फ पिघलने की वजह क्या है, इस पर भी खुसूसी तज्जिया हासिल करेंगे। आपको मिलवाएंगे आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद करने वाले बाप बेटे से। एयर इंडिया के तैयारा हादसे की तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आए हैं और कप्तान भी हादसे का जिम्मेदार निकले। ये भी बात करेंगे इस पर हम आपके साथ, और साथ ही साथ आपको सुनवाएंगे अदाकारा हुमैरा असगर के वालिदैन का पहला इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने कई इंकशाफात किए हैं, और इस पर अदाकारा मिशी खान का क्या रद्द-ए-अमल था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सेहत के हवाले से भी बात होगी और आपको बताएंगे हर्बल और कुदरती जड़ी बूटियों से मोटापे से निजात कैसे पाया जा सकता है। दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट की नई इस्तिलाह सामने आई है। ये इस्तिलाह आखिर है क्या और इस्लाम से इसका क्या ताल्लुक है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज तो हम जनाब शेयर करते ही रहते हैं। वो खबरें, वो वीडियोस, वो किस्से कहानियां जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैं, आपको बताते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज मौसम की सूरत हाल से करते हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है ये हमें बताएंगी नजफ। आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। नजफ, आपसे मौसम की सूरत हाल तो मैं जान लूंगा, शुक्र आपने मुझे पहले रोक लिया। जी देखिए, मैंने कहा पहले वो जो फुटेजेस हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, मतलब बिल्कुल किस तरह गाड़ियां बह रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। आप जरा टेम्परेचर बताएं, उन पे फिर हम उसके बाद आके हम डिस्कशन करते हैं और आपको इस हवाले से मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिशों ने पंजाब के कई शहरों का हाल बिगाड़ दिया है। NDMA के मुताबिक आइंदा 7 रोज में आज़ाद कश्मीर और पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू का जिक्र करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 20 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मजीद बारिश मुतवक्के है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां मुतादिद इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 27 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला में बारिश की पेशगोई की है। और अब जिक्र करते हैं सूबे पंजाब के मौसम का, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का जिक्र करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। शहरे इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 32 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की जानिब चलते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 28 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान की जानिब चलते हैं।
जहां मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अलबत्ता बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शहर कायद कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिशों ने पंजाब के कई शहरों में तबाही मचा रखी है। तूफानी बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग की संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। शदीद बारिशों ने जुड़वा शहरों का तो नक्शा ही बदल कर रख दिया है। गली मोहल्लों में गाड़ियां पानी में बह गई। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बायस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। नदी नालों में तुग़यानी का सिलसिला जारी है, जबकि पनवाल डैम का बंद टूट गया, जिसके बायस फसलें तबाह हो गई। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है। मरी में लैंडस्लाइडिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर जख्मी हो गए, जबकि चट्टाने सिरकने के बायस जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसात के दौरान गुज़िश्ता 36 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 67 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। पंजाब में गैर मामूली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाक फौज एक बार फिर आवाम की मदद के लिए मैदान में आ चुकी है और हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इदारों की जानिब से पेशगी वार्निंग्स जारी होने के बावजूद मौसर इकदाम ना होने पर हुकूमत की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की ही जानिब से ये कहा जा रहा था, इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा था हुकूमती इमाम पर कि जी सब अच्छा है, हमारी रिपोर्ट जो है वो सब ठीक बता रही है। लेकिन सवाल अभी अपनी जगह कायम है कि पेशगी अलर्ट्स के बावजूद तूफानी बारिशों और सैलाब से निमटने के लिए हुकूमत की तैयारी क्या थी? क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए हुकूमत ने कितना बजट मुख्तस किया? क्या हुकूमत मौसमियाती तब्दीली को संजीदगी से लेने को तैयार है भी या नहीं? डैम्स और आबी ज़खायर की तामीर हुकूमतों की तरजीहात का हिस्सा आखिर क्यों नहीं रही? अगर बर वक्त इकदाम कर लिए जाते तो कीमती जानों और इमलाक का नुकसान रोका जा सकता था। अगर मुल्क में मुनासिब तादाद में डैम मौजूद होते तो ना सिर्फ पानी जखीरा किया जा सकता था, बल्कि पानी के बढ़ते हुए बहरान पर काबू भी पाया जा सकता था। रावलपिंडी और जेहलम में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे सदाकत अली और जेहलम से हमारे साथ मौजूद हैं राजा वहीद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले मैं रावलपिंडी की जानिब जाना चाहूँगी। सदाकत अली, मुझे बताइएगा कि रावलपिंडी में इस वक्त मौसम की मजमूई सूरत हाल क्या है और कौन से इलाके अब भी ज़ेर आब हैं और किन इलाकों को क्लियर करार दे दिया गया है? जी, रावलपिंडी में इस वक्त मौसम जो है वो बादल जो है वो छाए हुए हैं और सरवई बादल इस वक्त आसमान पर हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद 24 घंटों के लिए मूसलाधार बारिश की जो है पेश गोई की गई है कि मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे नाला लई और दीगर नदी नालों में जो है वो तुग़यानी भी आ सकती है, जिसके लिए अलर्ट भी NDMA की जानिब से जो है वो जारी किया गया है। रावलपिंडी के जो नशेबी इलाके गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेर आब आ गए थे, उनमें आर्या मोहल्ला, मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, ठोकलाई बख्श, ज़ियाउल हक कॉलोनी, सादिकाबाद, अमरपुरा, इसी तरह दीगर जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए थे। वहाँ पर जैसे ही बारिश बंद हुई है और उसके बाद नाला लई में पानी की सतह जैसे तेज़ी के साथ कम हुई है तो नशेबी इलाकों से पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया था और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत वहाँ से इमदादी कार्रवाइयाँ की, अपने सामान को घरों से बाहर निकाला, छतों पर लेके गए, उनको धोया और दीगर घर की जो सफाइयाँ थी वो अपनी मदद आपके तहत की। इंतज़ामिया की जानिब से तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा गया था कि नशेबी इलाकों में उनकी बड़ी हैवी मशीनरी जो है, जिनमें जेटिंग मशीनें और सकर मशीनों के ज़रिए पानी के निकासी के काम का अमल जो है वो तेज़ी के साथ किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर ये कागजी कार्रवाई तक ही देखने में ये चीज़ कल आई है और रावलपिंडी के जितने भी नशेबी इलाके थे वहाँ कल जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे तो लोग बेयारो मददगार, जिनके घरों में 5 से 6 फीट पानी था, बेयारो मददगार वो वहाँ पर पड़े हुए थे
और मदद को पुकार रहे थे कि कब इंतज़ामिया उनके पास आएगी और उनको मदद देगी, उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा, उनके बच्चों को यहाँ से रावलपिंडी निकाला को लेकर जाएगा। सदाकत पहले से ही खदशात मौजूद थे और बारहा हमारी जानिब से भी और दीगर लोगों की जानिब से भी सवालात उठाए जा रहे थे कि वहाँ पर हमेशा नाला लई बिफरता है और नशेबी इलाके से रियाब आते हैं, तो वहाँ पर क्या इकदाम किए गए हैं और जो इकदाम किए गए हैं वो नजर आ गए हैं इन बारिशों के अंदर। राजा वहीद आपके पास आते हैं, हमें ये बताइएगा कि चकवाल से ये इतलात हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके नतीजे में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, कोई एक दो नहीं। आपके पास अब तक कितने इलाकों के मुतासर होने की इतलात है और ज़मीनी सतह पर बारिश और सैलाबी पानी की सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी, झेलम में 3 दिन बारिश जम के बरसी है। इसके बायस सोहावा की पहाड़ियां और जो डमेली की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से जो पानी है वो तेजी के साथ नीचे उतरा और इस के बायस जितने भी देहात हैं इसके रास्ते में आने वाले दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। ये सुबह 4 बजे पानी दाखिल हुआ इन घानों में, इन नालों में, तो ये बिफर गए और करीब के जितने भी गांव थे इनमें ये पानी घुसा, जिसकी वजह से लोग इसमें बह गए और इसके बाद इनका जो माल मवेशी था वो भी इस बारिशी पानी के रेले में बह गए। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है लोगों का, जानी नुकसान बहुत कम हुआ है क्योंकि डिप्टी कमिश्नर झेलम मोहम्मद मीसम अब्बास और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु ये इतला मिलते ही अलग सुबह मौका पर पहुंच गए और रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया क्योंकि हाई अलर्ट था जब से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जानें बचाई गई हैं। उसके बाद जब पानी का बहाव तेज़ हुआ तो पाक फौज की खिदमात हासिल की गई। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टरों ने तकरीबन 160 अफराद को रेस्क्यू किया है जो पानी में फंसे हुए थे। इसके अलावा 174 लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया है। कुल मिलाकर 428 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बड़ा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। कल जिले इंतजामिया, पाक फौज और रेस्क्यू 1112 के इश्तराक से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये 6 पुलिस एहलकार थे थाना चौटाला के। वो जब रेस्क्यू करने जा रहे थे लोगों को तो वो पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसकी वजह से एक हैदर अली नामी जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था वो पानी की नजर हो गया। इस वक्त तक वो लापता है। उसको उसको तलाश करने के लिए जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो कोशिशें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया राजा वहीद, सदाकत अली जो कि हमें सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे कि ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त है क्या, किन किन इलाकों में पानी मौजूद है और कहां से निकासी आपका जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया और किस तरह जो लोग हैं जो कि पानी में फंस गए थे और वहां से उनको रेस्क्यू किया गया है। नाजरीन कहते हैं ख्वाब एक नस्ल देखती है और अगली नस्ल उसे हकीकत का रूप दे देती है। साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अरशद और उनके कमसिन बेटे हुज़ैफा अरशद ने ऐसा ही ख्वाब सच कर दिखाया और तारीख रकम कर दी है। हाल ही में श्रीलंका के शहर कोलंबो में होने वाली साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में दोनों बाप बेटे ने वो कारनामा अंजाम दिया जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। चैंपियनशिप में मोहम्मद अरशद ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 2 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए, जबकि सिर्फ 9.5 साला हुज़ैफा अरशद ने अंडर 10 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर ना सिर्फ सबको हैरान किया बल्कि साउथ एशिया की कराटे हिस्ट्री में यूथ चैंपियन बनने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी होने का एजाज भी हासिल किया। और इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो हम मोहम्मद अरशद साहब और हुज़ैफा अरशद जिन्होंने श्रीलंका में जनाब पाकिस्तान का जो परचम है, सब जिलाली परचम, उसको बुलंद किया है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और अरशद साहब जो हैं वो इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे अपनी जानिब से, टीम की जानिब से। हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही और आपने ये किस तरह से डिसाइड किया कि जनाब आपने अगर किसी खेल में नाम पैदा करना है तो आपने कराटे को ही सिलेक्ट किया और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना कितना बड़ा एजाज़ है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इस एजाज़ से नवाजा है। और बाकी ये था कि ये एम तो हर बंदे का होता है, हर प्लेयर का होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को उसका नाम रोशन करें, पाकिस्तान के लिए खेले। तो ये जब से भी ट्रेनिंग शुरू की हुई थी ये सारा ही सिलसिला ऐसे ही था। पूरा करियर भी ऐसे गुजरा था कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें। ऑलमोस्ट मैं पहले इससे भी नेशनल में डबल गोल्ड भी हो चुका था, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मुझे मिल चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद में अल्लाह ने ये मौका दिया।
तो हमने इंटरनेशनल लेवल में भी मैंने मेडल ले ली है। और उसके अलावा तो हुज़ैफा की मुझे ज़्यादा खुशी है। चलें मोहम्मद अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हुज़ैफा जो के थे वह मौजूद है अपने फादर के साथ और बड़े अच्छे वो जस्टिस दे रहे थे। उनके एक्सप्रेशन बड़े मजे के थे, बात वो हमारी ज्यादा बात नहीं प्राउड हो भी फील कर रहे सकी थे कनेक्शन की वजह से, लेकिन मजीद हम दोबारा इनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे ताकि इन डिटेल जान सके कि ये इन्होंने चैंपियनशिप कैसे जीती, क्या अजाइम थे इनके और किस तरह डिटर्मिनेशन पैदा की, वो कौन सी स्ट्रगल थी जो इन्होंने की, हमारे साथ भी शेयर करें ताकि हम आप तक वो स्ट्रगल पहुंचा सकें। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 12 जून को भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 250 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। तहकीकात में चंद दिन पहले ये इंकिशाफ हुआ था कि फ्यूल स्विच कट ऑफ होने की वजह से तैयारा हादसे का शिकार है। फ्यूल स्विच कट ऑफ होने से मुतालिक दोनों पायलट्स का मुकालमा भी सामने आया था, जिस पर इस बात को देखा जा रहा था कि फ्यूल स्विच तकनीकी वजह से कट ऑफ हुआ या फिर पायलट की तरफ से गलती से हुआ या फिर दानिस्ता तौर पर किया गया। अब इस हवाले से अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे की तबाही का जिम्मेदार जहाज का कप्तान था। तैयारे के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने इन स्विचेस को बंद कर दिया था जिनके जरिए दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने तैयारे के उड़ान भरते ही कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा था कि आखिर इसने स्विचेस को कट ऑफ पोजीशन पर क्यों कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा, फिर दहशतज़दा हो गया क्योंकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने के बाद फिर भी पुरसुकून नजर आ रहा था। ये हैरानकुन बात थी। जी हाँ, और अगर इस तैयारे के हम कैप्टन की बात करें तो बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस था, बल्कि अब तो चंद माह ही रह गए थे कि उनकी जो ये नौकरी है ये पूरी होने वाली थी और वो रिटायर होने वाले थे। दूसरी तरफ जो सेकंड पायलट थे, अगर हम उनकी बात करें तो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एविएशन से रिलेटेड ही है और उसमें हम अगर देखें तो उनके अपने फादर इंडियन एविएशन के मुलाजिम हैं और साथ ही साथ अगर हम उनको देखें तो उनके 2 भांजे हैं, दोनों पायलट हैं। और इसके अलावा उनके अगर हम देखें तो उनकी जो मदर हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो एयर होस्टेस रही हैं। लेकिन यहाँ पे तशवीश की बात ये है, कॉन्स्पिरेसी थेरीज बहुत सारी आ रही हैं कि सुमित सबरवाल ने क्यों स्विचेस ऑफ किए थे, ये जानते हुए कि वो ईंधन जो है इंजन्स को ईंधन दे रहे हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अप्लाई करते हैं इस उड़ान में, फ्लाइट के अंदर के। तो ऐसी क्या वजूहात हुई कि उन्होंने स्विच को ऑफ कर दिया? इस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मालूम हो चुका है कि उनकी गलती है और उन्होंने ये दानिस्ता तौर पर किया, लेकिन ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, ये जानना जो है पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका ही सबको जो है वो इंतज़ार है। और इस हादसे से मुतालिक आपको ये भी बता दें कि सिर्फ एक शख्स था जो कि ज़िंदा बचने में कामयाब हुआ था और फिर बताया जाता है कि वो बरतानवी निशाद इंडियन शहरी था जो कि हमने देखा था कि तैयारा हादसे के बाद खुद उठकर एम्बुलेंस तक भी गया था। वो खुशकिस्मत सिर्फ एक शख्स था जो कि इसके अंदर बच सका था, जबकि इंडियन गुजरात के साबिक वज़ीर आला भी इस तैयारे के अंदर सवार थे और इस मामले को लेकर भी बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी जो थी वो भी क्रिएट की जा रही थी, बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही थी। और मजीद आगे चलते हैं और एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं। और क्या है वो खबर है जनाब पाकिस्तान के हवाले से और एक पाकिस्तानी शहरी के हवाले से। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की जानिब से एक गैर मामूली वाकया बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है, हम भी आपको उससे मुतालिक बताते हैं। दुबई में ये पेश आया है वाकया और दुबई में मुकीम पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर फलक नियाज खान ने वो कर दिया जो लाखों दिलों को छू गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फलक खान ने एक चीनी सयाह खातून से उनकी मकामी जबान में ना सिर्फ खुशदिली से बात की बल्कि उनका ऐसा इस्तकबाल किया कि देखने वाले अश अश कर उठे। फलक खान की जानिब से चीनी खातून से इस्तकबाल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने निहायत शाइस्तगी और इज्जत के साथ खातून का सामान उठाया, गाड़ी में रखा, दरवाज़ा खोला और निहायत मोहब्बत से चीनी जुबान में खुशामदीद कहा। चीनी खातून ने फलक खान से पूछा, क्या आप पाकिस्तान से हैं? जिस पर फलक खान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ। दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी सेल्फी भी शेयर की सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। और दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन ने पाकिस्तानी ड्राइवर को एक खुसूसी तकरीब में तारीफी सनद पेश की और इनाम भी दिया। क्या बात है। उन्होंने कहा कि फलक खान ने दुबई में सयाहों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की अक्कासी करते हुए दुबई के अवाम के
मिसाली अखलाक और खदमात के जज्बे की नुमाइंदगी भी की है। एक तो फलक का अमल बहुत अच्छा था और बहुत दूसरा वो डिजर्व करते थे ये एप्रिसिएशन जो कि उन्हें बर वक्त मिली। एप्रिसिएशन तो फ्यूल का काम करती है। और इसके अलावा हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव अंदाज में करें, जो हम असल हैं। हमारी हॉस्पिटैलिटी बेहतरीन है पूरी दुनिया में, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी ज़बान से मोहब्बत करते हैं, हमारी शाइस्तगी से मोहब्बत करते हैं, हम हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 पे। तो ऐसे लोग जब पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर, तो बहुत अच्छा लगता है और इनको प्रेज एडमिरेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, जो कि बर वक्त की भी गई है। और अभी एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। 40 साल तक दुनियाई मौसीकी पर राज करने वाले शहंशाह गजल मेहदी हसन की आज 58वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उनकी गाई हुई गजलें आज भी कानों में रस खोलती हैं। शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब 18 जुलाई 1927 में मुत्तहदा हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान के गांव लूना में पैदा हुए। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल खान से हासिल की। मेहदी हसन ने 25,000 से ज़ायद फिल्में और गैर फिल्मी गीत और गज़लें गाईं। इन्हें बेहतरीन खिदमात पर हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया। 1979 में मेहदी हसन को भारतीय सरकार ने सबसे बड़े जो उनका अवार्ड था KL सैगल अवार्ड से भी नवाजा। और उस्ताद मेहदी हसन खान 13 जून 2012 को कराची के निजी अस्पताल में 84 साल की उम्र में जहाने फानी और आज जब हम उनकी 98वीं सालगिरह जो है वो मना रहे हैं, उन्हें हम याद कर रहे हैं। ये गीत तो सबका ही फेवरेट है और सबकी जुबान पर आम होता है और हर किसी की गाड़ी में भी लगा रहता है। तो नाज़रीन मजीद आगे चलते हैं और आपके साथ एक और ख़बर शेयर करते हैं और ये है, बताते हैं आपको, कॉमेडी के बेताज बादशाह नसीम विकी की बात करेंगे। तो उन्होंने ज़िंदगी की 50 बहाने देख ली हैं और आज वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। नसीम विकी का नाम पाकिस्तानी थिएटर, टेलीविज़न और कॉमेडी की दुनिया में एक रोशन सितारे की मानंद है। उनका फ़नी सफ़र एक मामूली फ़नकार से शुरू हुआ था और कॉमेडी किंग तक आ पहुंचा। थिएटर की दुनिया में उन्होंने अपने मखसूस अंदाज, हाजिर जवाबी और बरजस्ता मुकालमों से ना सिर्फ नाजरीन को हंसाया बल्कि स्टेज को जानदार बनाने का हुनर भी बख्शा। मेरा ख्याल है बकरा किस्तों पे, जी हाँ जी और मज़ाहिया मुशायरे जैसे मकबूल प्रोग्राम्स और स्टेज ड्रामों में उनकी मौजूदगी ही शो की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। उन्होंने भारतीय शोज़ में भी पाकिस्तानी मिजाज की नुमाइंदगी की और सरहद पार भी खूब दाद समेटी। आज उनकी सालगिरह के इस मौके पर सुनो पाकिस्तान और सुनो न्यूज़ की जानिब से उनको बहुत बहुत मुबारक। दुआ है कि अल्लाह ताला और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। लेते हैं मुल्की सियासत के हवाले से, तो अगर देखा जाए सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पाने की इत्तलात हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक करते हुए ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों में से 6 हुकूमत 5 अपोजिशन को मिलेंगी और हुकूमत के नामजद सेनेटर्स में मुराद सईद, आसम सवाती, नूरुल हक कादरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद, रुबीना नाज शामिल हैं। जबकि अपोजिशन की जानिब से अमीर मकाम के बेटे नियाज खान, तलहा महमूद, रुबीना खालिद, दिलावर खान और मौलवी अब्दुल हक को सेनेटर नामजद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून ने JUIF के लिए कुर्बानी दे दी है। कुरानदाजी से दस्तबरदार हो गई है और ये सीट JUIF को मिल गई है। और ये बताया जा रहा है कि ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और दोनों पार्टी की मुशावरत से किया गया है। जबकि खातून की मखसूस नशिस्त के लिए टॉस ANP की शाहिदा वहीद ने जीत लिया। मखसूस नशस्तों पर अफ़वाम तफ़हीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI की 18 नशस्तें, नून लीग की 17, पीपल्स पार्टी 10, ANP 4 और PTI की 3 सीटें हो गई हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब कर लिया, जिसमें मखसूस नशस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। जबकि 21 जुलाई को उसके अगले ही दिन पंजाब की 1 और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर इलेक्शन होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा चुके हैं। 11 नशस्तों में से 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। KP में हुकूमत और अपोजिशन में अफ़वाम तफ़हीम से मामला का तय होना कितनी बड़ी पेशरफ्त है और ये हुआ कैसे है? देखिए, मेरे ख्याल में PTI को अपनी कमजोरी का एहसास हो गया।
अगर हम फिगर्स को देखें 92 सीटें हैं पीटीआई के पास उनके पास बड़ी अक्सरियत है। अगर वो इलेक्शन लड़ें तो 8 सेनेटर्स वो जीत सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो 9 सेनेटर्स जीत सकते हैं, लेकिन टेक्निकली 8 सेनेटर्स तो वो बहुत श्योर जीत सकते हैं। लेकिन वो 6 सेनेटर्स पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो ऑपोजिशन है वहाँ पे, जो मरकज में गवर्नमेंट है, उनके 3 सीटें जीत सकते हैं, वो 5 सीटें उनको मिल गई हैं। तो ये फॉर्मूला टेक्निकली तो पीटीआई ने अपनी 2 नशिस्तें कंसीड की हैं सेनेट की। इसका मतलब है उनको लग रहा था कि उनके वोट टूट जाएंगे और वो डिबैकल हो जाएगा, लिहाजा वो इलेक्शन नहीं लड़े। वरना सही 92 एमपीएज हैं उनके पास, उनकी 8 सीटें वो जीत सकते हैं। लेकिन वो 6 पर कॉम्प्रोमाइज किया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास था कि वोट टूट सकते हैं और उनके लोग हार सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझें। ठीक है। ऑपोजिशन को ये फायदा है कि मुफ्त में बगैर इलेक्शन के 2 सीटें ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये फार्मूला थ्रू होते नजर नहीं आता, क्योंकि जो नाराज लोग हैं, जिसमें खुर्रम ज़िशान और वो एक एक खातून शामिल हैं, उनको विड्रॉ कराना है। वो सलमान अकरम राजा साहब को मिले हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर वो 3 लोग विड्रॉ नहीं करते तो फिर तो वहाँ इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई ने अपने कवरिंग कैंडिडेट्स को विड्रॉ कराना, जो कोई आसान काम नहीं है गंडापुर साहब के लिए, क्योंकि उनके इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर, वहाँ बहुत सारे इख्तलाफात हैं। तो जब तक उनके कवरिंग कैंडिडेट से विड्रॉ करने का ऐलान नहीं करते, मुझे ये मुआहदा जो है वो थ्रू होता नजर नहीं आता। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये तो सब जानते हैं कहीं ना कहीं सेनेट इलेक्शन में हमेशा से पैसा चलता आया है और अब भी यही इतलात सामने आ रही हैं, मगर हुकूमत और ऑपोजिशन ने मामला अफाम व तफहीम से हल कर लिया है। क्या इस फैसले से केपी में खरीदो फरोख्त का तासुर खत्म हो पाएगा? क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, खरीदो फरोख्त सिर्फ ये थोड़ी है कि आप एमपीएस के वोट खरीदते हैं। खरीदो फरोख्त ये भी है कि पार्टीज जो हैं वो पैसे वाले लोगों को टिकट देती हैं पैसे लेकर। अच्छा। तो अगर हम टिकटों की तकसीम को देखेंगे इन दी एंड, तो हमें समझ आ जाएगी कि कितने पैसे वाले लोग हैं और कितने वर्कर हैं जी। आप खरीदो फरोख्त का एक एंगल क्यों लेती हैं कि उसने एमपीए का वोट खरीद लिया। कई लोग पूरी सियासी जमात खरीद लेते हैं और टिकट हासिल कर लेते हैं, वो भी तो खरीदो फरोख्त है ना। तो एटीएम्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं और सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा है कि लोग पार्टियों को पैसे देकर भी टिकट लेते हैं और फिर एमपीएस को भी पैसे देते हैं। मेरे ख्याल में ये जो मुआहदा है पीटीआई और ऑपोजिशन के दरमियान, ये एमपीएस को पैसे लेने से तो रोक लेगा, लेकिन जो सियासी जमातें टिकटों की खरीदो फरोख्त कर रही हैं वो तो अपनी जगह ज्यादा मजबूत हो जाएगा। सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और ऑपोजिशन जमातों के दरमियान जो मुफाहमत देखने में आई है, क्या आइंदा दिनों में हम ये समझ सकते हैं कि इससे मुल्की सियासत पर भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता? देखिए, वैसे तो वो कहते हैं कि जिसने बात करनी है अडियाले चला। पीटीआई का स्टैंडर्ड वर्जन ये है कि जिसने कोई भी बात करनी है वो अडियाला चला जाए, लेकिन इस अफाम तफहीम के लिए तो किसी को अडियाला जाने की जरूरत नहीं पड़ी और ये तो मामले पेशावर में ही हल हो गए। तो इससे मेरे ख्याल में पीटीआई का वो वर्जन तो इतना मजबूत नहीं रहा कि जी सारे फैसले अडियाला से होते हैं। अगर आप आपस में सीटों की बंदर बांट खुद बैठ के कर सकते हैं तो बाकी बड़े फैसले भी खुद बैठ के कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इमरान खान को ये मुआहदा पसंद नहीं होगा, जहां तक मैं अच्छा, क्योंकि खान साहब का तो आखिरी ट्वीट है कि मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हैं और अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर उस ट्वीट पर कायम रखा जाए तो फिर हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सकते, चाहे वो सेनेट की सीटों पर ही क्यों ना हो। और अगर मुज़ाकरात सेनेट की सीटों की बंदरबांट पे हो सकते हैं तो फिर मुल्क के बाकी मामलात पर क्यों नहीं हो सकते। तो ये भाम तो अपनी जगह है कि आप तहरीक है और आप कह रहे हैं कि 5 अगस्त को वो अपने बाम अरूज पे होगी और इस वक्त हम तहरीक में हैं और तहरीक के ऐन दरमियान में आप हुकूमत जो है ऑपोजिशन के दरमियान सीटों पर बंदरबांट हो जाए तो फिर तहरीक को तो नुकसान पहुंचेगा। कारकुन सोचेगा कि सीटों की दफा ये आपस में बंदरबांट कर लेते हैं और मरवाने के लिए मुझे आगे कर देते हैं। तो मुझे लगता है इससे पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा, इस पे भी अपनी राय दीजिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुशावरत के बाद नून लीग एक अक़लियती नशिस्त से दस्तबरदार हो गई है।
और सीट JUIF को दे दी गई है। ये एक करंट सिचुएशन है। एक तरफ अगर देखा जाए मौलाना हुकूमत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीटों की, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं, बंदरबांट पर मुफाहमत भी जारी है। मौलाना की हालिया अगर सियासत को डिस्कस किया जाए तो आप कैसे देख रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स को? देखिए, मौलाना एक बफर जोन है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। PTI के मामलात भी मौलाना के बगैर नहीं चलते और हुकूमत के मामलात भी मौलाना के बगैर नहीं चलते। एक हंग पार्लियामेंट में वो एक बफर जोन की हैसियत। अच्छा। 26वीं आईनी तरमीम में भी हमने ये देखा कि वो एक बफर जोन की हैसियत रखते थे। अब सेनेट इलेक्शंस में भी वो एक बफर जोन की हैसियत रखते हैं। हुकूमत की और बिलखसूस PMLN की हमेशा से कोशिश रही है कि मौलाना के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे जाएं। उन्होंने मौलाना को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी थी, मौलाना ने वो नहीं कबूल की। मेरे ख्याल में ये सीट का तनाज़ा ऐसे पैदा हुआ कि पहले जो सीटें अलॉट हुई उसमें JUIF को एक सीट ज्यादा अलॉट हुई, जिसको PMLN ने चैलेंज किया और JUIF से एक सीट छीन ली। मेरे ख्याल में उस पर बदमज़गी हुई और क्या आपने PMLN ने एक सीट छीन ली है। मेरे ख्याल है उन्होंने अक़लियती सीट देकर वो गुस्सा मौलाना फजलुर रहमान का ख़त्म कर दिया है, क्योंकि सेनेट इकट्ठे लड़ना था। मुझे लगता है कि एक बड़े फाहम तफहीम में PMLN ने सोचा होगा कि मौलाना के साथ दरवाजे खुले रखने चाहिए। एक MPA की सीट के लिए मौलाना को नाराज़ नहीं किया जा सकता। और ये इससे पहले भी आप देखें ना, 26वीं आईनी तरमीम में भी मौलाना के साथ मुफाहमत का रास्ता निकाला है। बल्कि जब मौलाना ने बजट पर बहुत सख्त तकरीर की तो उससे अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मौलाना फजलुर रहमान के घर गए और फिर डेरा इस्माइल खान में उनको एक पूरी FC की प्लेटून दी गई। हुकूमत की कोशिश है कि मौलाना को अंगेज रखा जाए, किसी न किसी शक्ल में अंगेज रखा जाए। अगर वो मुखालफत करें, खिलाफ तकरीर करें, फिर भी अंगेज रखा जाए। वो गवर्नमेंट की अपनी एक स्ट्रेटजी है, उसके तहत वो चल रही हैं। बिल्कुल, मौलाना से बिगाड़ना हुकूमत अफोर्ड भी नहीं कर सकती। मुज़म्मिल साहब, आजकल हम अगर अवामी मसले की बात करें तो चीनी का बहरान जो है वो बड़ा शदीद हो चुका है। फी किलो कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची और कुछ जगह पर तो 200 से भी ज़्यादा है। वज़ीर ख़जाना की तजवीज़ के बाद अब वज़ीर आज़म ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए कमेटी कायम की है। क्या चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने से चीनी सस्ती और कीमतें कम हो सकेंगी? देखें, डीरेगुलेट तो आप गंदम को भी कर रहे हैं जब आपने गंदम की सपोर्ट प्राइस ख़त्म की है। डीरेगुलेट चावल भी है, डीरेगुलेट सारी बाकी अजनास जिसमें दालें, जिसमें सब्जियां, सब डीरेगुलेट हैं। और हमने गंदम को भी डीरेगुलेट कर दिया है और टेक्निकली तो पूरा ज़रूरी शोबा ही डीरेगुलेट होना चाहिए जी। ये हुकूमत जो सपोर्ट प्राइसेस के जरिए उसको जिंदा रखती है वो नहीं ठीक है। लेकिन क्या डीरेगुलेट होने के बाद जो कार्टेल है वो टूट जाएगा? देखिए, प्रॉब्लम कार्टेल में है। शुगर माफिया एक कार्टेल है और वो मिलकर आपस में जैसे सीमेंट माफिया का एक कार्टेल है, ऐसे शुगर माफिया का भी एक कार्टेल है। वो मिलकर कीमतें ऊपर लेके जाते हैं, मिलकर कीमतें नीचे लेके जाते हैं। सवाल तो कंपटीशन कमीशन का है और सवाल ये है कि जो हुक्मरानों की शुगर मिले हैं वो हुक्मरान फैसले ऐसे करते हैं जिससे शुगर की कीमतें ऊपर जाती हैं या नीचे जाती हैं। ये चाहे इमरान खान का दौर हो, चाहे शहबाज शरीफ का दौर हो, आपको पता है हुक्मरान खानदान तो वही रहते हैं। चाहे इमरान खान के इर्द गिर्द भी शुगर माफिया था और मौजूदा हुक्मरान भी शुगर माफिया से में मौजूद हैं। तो मुझे लगता है खाली डीरेगुलेट करने से काफ़ी नहीं होगा। इस वक्त जिन हुक्मरान खानदानों के पास शुगर मिले हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कोई ख़ास रिलीफ अवाम को नहीं मिलने वाला। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, हमारे साथ मुख्तलिफ मामलात पर अपनी राय दे रहे थे, तज्जिया दे रहे थे। और अवामी मसला जो है इस वक्त चीनी की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं, उस हवाले से हुकूमत इक़दाम कर रही है, लेकिन लगता नहीं है बकौल मुज़म्मिल साहब के कि इसके कोई मुस्बत नताइज निकल पाएंगे। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो ना सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत को मुतासर करता है बल्कि सेहत के लिए भी एक संजीदा ख़तरनाक मसला बन चुका है। जी हाँ, हम बात करें ज़िद्दी चर्बी और मोटापे की। तेज़ी से बदलती हुई तर्ज ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न खुराक, ज़हनी दबाव और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी ने मोटापे को आम बना दिया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में 4.5 करोड़ अफराद मोटापे का शिकार हैं, जिनमें से 1 करोड़ 40 लाख के करीब बच्चे भी मोटापे के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। मोटापे से पैदा होने वाली बीमारियों से पाकिस्तान में हर साल 40 लाख अफराद लोग मर जाते हैं। मगर अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वज़न कम करने और मोटापे से बचने का हल भी हमारे आसपास ही मौजूद है।
कुदरती जड़ी बूटियां, सादा घरेलू टोटके, हर्बल कावे और चंद मामूली आदात में तब्दीली लाकर हम ना सिर्फ वजन को कम कर सकते हैं बल्कि खुद को एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ भी गामजन कर सकते हैं। हर्बल और कुदरती जड़ी बूटियों से वजन कैसे कम किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हम देख रहे हैं कि टेबल पर बहुत सारा जो सामान मेरा ख्याल है मोटापे से निजात का है, तो हम भी आपके पास आते हैं और देखते हैं कि क्या नुस्खे जो हैं आज आप बताने वाले हैं। जी बिल्कुल, आ जाएं बिल्कुल। तो आपा सबसे पहले आज हमें कौन सा बेहतरीन और आजमूदा अपना नुस्खा ये आप जो है वो बताने बेसल वाले हैं? लीव्स है ना? नहीं, कड़ी लीव है। अच्छा, कड़ी है, लीफ बेसल्स भी ऐसे हाँ, होते हैं। बेसल्स भी ऐसे होते हैं। अच्छा, जहाँ तक मोटापे की बात है, एक चीज़ जो है वो आप लोग जहन में रख लें कि बच्चों की हम या बच्चियों की बात करते हैं, लड़कियां चाहे लड़कियां हैं, ठीक है, टीन एज के अंदर, यंग एज के अंदर, अंडर 25 आप जो है वो कर लें, ठीक है। एक हाइपरथायराइड और एक हाइपोथायराइड, ठीक है। हाइपर के अंदर वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है और हाइपो के अंदर जो है वो वेट कम होना शुरू हो जाता है। बाल बुरी तरह गिर रहे होते हैं और जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ रहे होते हैं। तो समझ नहीं लग रही होती कि ये क्या हो रहा है, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी है कि डॉक्टर के पास जाना और टेस्ट वगैरह करवाना, इन चीज़ों पेन को किलर्स और इतनी एलोपैथिक मेडिसिन वो आपको कर देते हैं कि बच्चियों के लिए खाना जाते भी मुश्किल हो नहीं जाता है, खाना भी मुश्किल है और जाते भी नहीं है। अगर इस तरह के इश्यूज बच्चियों के अंदर आ रहे हैं, फौरन से पहले आप अच्छी किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उन्हें चेकअप करवाएं और अगर वो कहती हैं कि ये वाले जो है वो टेस्ट करवाएं तो वो लाजमी टेस्ट करवाएं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो मैंने चीज़ देखी है कि बच्चियों के अंदर अगर ये इशू आ रहा है कि वजन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो है वो हार्मोनल जो है वो चेंजिंग की वजह से मेजर कुछ ना इशू है, ये कुछ इश्यूज आ रहे हार्मोनल, होते हैं, ठीक है। ये लाजमी चेक करवाएं, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है अबव 25 या 40 जो है वो प्लस, जिसमें ख़वातीन के अंदर जो है वो मेनोपॉज के जो है वो इश्यूज आ रहे होते हैं। उसमें भी जो है वो वेट गेन हो रहा होता है, बाल जो है वो गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं और मूड स्विंग, इस तरह के इश्यूज हो रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि पहले काउंसलिंग करें आप, पहले अपना इंटरनल आपके जो भी इश्यूज है ना, उन चीज़ों को आप जाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, सारा अपना चेकअप करवाएं कि वजह क्या है, इशू क्या है। ये नहीं है कि उसने सिरका पीना शुरू किया, उसका वजन कम हो गया, उसने अजवाइन के कहवे, और आजकल तो हर कोई आपको कहवे दे रहा है के साथ साथ ना ये भी कहते हैं कि मर्द हो या खवातीन हो, हाँ जी, बिल्कुल, आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो हो जाता है तो फिर फैट भी बहुत बड़ी तेजी से डिपॉजिट होता है आपकी बॉडी के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो मेन मैंने वजह देखी है वेट गेन होने की, जिन लोगों को ख़वातीन या बच्चियां हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होती है उन लोगों के साथ भी ये वाले इश्यूज हो रहे होते हैं कि जो है वो स्किन जो है वो खराब हो रही होती है, बाल गिर रहे होते हैं, वेट गेन हो रहा होता है, ब्लोटिंग के इश्यूज होते हैं। ब्लोटिंग के इशू। तो पहले जो है वो आप इन चीजों को अपने देख लें, चेक कर लें, ठीक है। आपको ये इश्यूज हैं या नहीं है, और फिर आपको उसके बाद हम बताने वाले हैं, तो इस पर जी इसके बाद हम आते हैं जिस तरह से। अच्छा, जो नुस्खे, जो चीजें अगर आप गर्मियों में यूज कर रहे हैं तो वो सर्दियों के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि लोग पूरा साल फिर वही चला रहे होते हैं, बल्कि साल ही चला रहे होते हैं। जो सर्दियों की चीजें हैं वो गर्मियों में आप लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं होती, उल्टा नुकसान दे रही होती। अब जो गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर जिन लोगों का, जिस तरह से आपने बात की, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, ब्लॉटिंग है, वेट जो है वो गेन हो रहा है, समझ नहीं लग रही क्या करें, ठीक है। मेन चीज वही एसिडिटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि खाने के साथ फ्रिजी ड्रिंक ले ली जी, खाना खाया है और एसिडिटी हो रही, डकार नहीं आ रहा, फ्रिजी ड्रिंक ले ली। ये उससे सारी चीजों की आप कह लें कि ना एक अपने लिए ना एक ग्राउंड तैयार करें कि आपको कोई बीमारी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके लिए जो हमारे घर का, जो मैंने अपने बचपन से जो है वो देखा है, हमारे घर का आजमूदा नुस्खा, आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये नुस्खे आप ट्राई जरूर कीजिएगा और अगर रह जाएं तो सोशल मीडिया पे जाके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि कोई भी चीज आपकी मिस आउट ना हो जाए। हाँ, जिन लोगों का जो है वो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, खाना हजम नहीं हो रहा होता, डकार आ रहे हैं, यहाँ तक के बच्चे हैं खाना खाया फौरन जो है वो बाथरूम भागते हैं या इस तरह की, हाँ जी, ठीक है। तो ये उन सब लोगों के लिए जो है ये बेहतरीन है। आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरह से ये अनारदाना, ठीक है। ये हमारी चटनियों वगैरह में आम यूज होता है। अनारदाना, सौंफ और पुदीना,
ये 3 चीजें, ये इतने कमाल की चीजें हैं कि आपकी सोच है डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए आप इसका जो है ये कहवा बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर डेली बेसिस पे जो है वो पुदीना कौन लेके आए, ये तो आप क्या करें कि आप पुदीने को ड्राई करके धो के इसको किचन में रख दें, 3 से 4 दिनों में ये बिल्कुल खुशक हो जाएगा। हाथ से आप मस लेंगे तो इसकी जो है वो सारा जो पाउडर है, इसकी पत्तियां हैं, ड्राई फॉर्म में पाउडर मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि जितना आपका जो है ये तकरीबन 2 टेबलस्पून अगर आपका जो है पुदीने का पाउडर है, 2 टेबलस्पून आपने इसमें सौंफ डालनी है और 2 टेबलस्पून आपने अनारदाने को पीसने की जरूरत नहीं, इनको आप ब्लेंड करके पीस के हाँ मोटा मोटा सा मसल करके आप जो है वो एक डिब्बे के अंदर डाल के रख लें। ठीक है, तो जब आपने खाना खाया, खाना खाने से पहले जो है वो 3 से 4 गिलास आप रखें चूल्हे पे, 1 टेबलस्पून इसका डालें, दम के अंदर आप इसको दे दें। ठीक है, खाने के बाद ये इतना मजे का, एक चुटकी इसमें नमक की डाल लें, थोड़ी सी चीनी डाल लें, ये इतना मजे का कहवा बनता है। इसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं। चीज ये है कि आपने उसको उबालना नहीं है, आपने उसको स्टीम पे बनाना है। जी बिल्कुल स्टीम पे बनाना है। ये नहीं है कि आपने पका के जोश दे के उसकी सारी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, उसकी आप भाप ही बना दें। हाँ जी। अच्छा, जिन लोगों का जो है वो पेट में दर्द होता है और जो है वो मोशन भी कई दफा जो है वो शुरू हो जाते हैं, मोशन नहीं रुक रहे होते, उसके लिए भी ये वाला कहवा बेहतरीन है। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। ये आजमूदा है और ये आप जिसको कह लेना हमारा खानदानी नुस्खा, ये वो है। जबरदस्त, ठीक हो गया। और ये आप ये गर्मियों का है, ये गर्मियों के अंदर, ये गर्मियों में भी सर्दियों में भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि पुदीना जो है इसकी तासीर ठंडी है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों के जो है वो हाथ पांव ठंडे रहते हैं तो उसमें जरा सा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का डालें, तो ये इसकी जो है वो क्वालिटी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो एक आगे जो सर्दियां आती हैं, सर्दियों के अंदर हमारे घर में जो है ना ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। ठीक है, ये है कॉफ़ी बीन्स का कहवा। ये जो अरेबिक लोग खाना खाने के बाद इतने से कप्स के अंदर जो है वो पी रहे होते हैं ना, आप इसको टेस्ट करें, इसको स्मेल करें। ये है बेसिकली रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। ये कॉफ़ी नहीं रेड आता है, इसका हल्का सा ब्राउनिश टाइप जो है वो कहवा बनता है। इसके अंदर ये कहवा इसको जो है वो बोलते हैं। खा के देखें आप, इसको स्मेल करें, मैं भी ट्राई करता हूं। हाँ जी बिल्कुल। ये जो अरेबिक कहवा होता है, ये वो लोग आप देखें दुम्बा खाते हैं और इतना फैटी जो है वो खाते हैं और उसके बाद उनका जो है ये कहवा जो है ये चलता है। ठीक है, तो ये कहवा आम अब सुपर स्टोर्स पे पहले नहीं मिलता था, लेकिन ये आम जो है वो मिल जाता है। तो सर्दियों के अंदर जिनका बहुत, जिसको कहते हैं ना जिद्दी फैट किसी भी तरह, अब मैं चाहती हूँ जितने भी नुस्खे हैं आप हमारे नाज़रीन को कम्युनिकेट कर दीजिए। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो हम स्पीड अपनी करेंगे। जिन लोगों की जो है वो स्टबन फैट है, खाने पीने के शौकीन लोग हैं ज्यादा और जिनके घरों में दुम्बा कढ़ाइयाँ और इस तरह की चीजें, अदरवाइज उन्हें अवॉइड करें। लेकिन अगर नहीं अवॉइड कर सकते, क्यों करना है, खाएं, लेकिन तो साथ जो कहवा है, ठीक है, इसको जो है वो तकरीबन अगर 2 गिलास पानी है, 1 टेबलस्पून ये, और इसके अंदर जो है वो आप 3 से 4 इलायची, जरा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग, ये डाल के ये भी दम के अंदर जो है वो आप इसको बनाएं। ये वाला कहवा जो है वो आप जो खाना खाने के बाद आप इसको लें। आप इसको वैसे रूटीन वाइज भी ले सकते हैं। जिन लोगों का फैट किसी भी चीज से नहीं जा रहा, आप देखेंगे कि इसके साथ जो है वो दिन में 2 या 3 दफा इसको ले सकते हैं। ये सर्दियों के लिए बेस्ट है क्योंकि थोड़ी सी जो है वो इसकी जो तासीर आप कह ले गरम हाँ जी, और टेस्ट में अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत मजे का लगता है बहुत। और इसके बाद साथ उन्होंने खजूर रखी होती है, खजूर में खत्म होने के बाद ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, उसके बाद ये देखे काली हड़। ठीक है, ये जिन लोगों का बहुत स्टबन फैट है और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, तो ये 2 से 3 जो है ये हड़ जो है रात को पानी के अंदर भिगो दें, सुबह को जो है वो आप इसका पानी खाली पेट ले लें। ठीक है, इसके साथ डेली बेसिस पे स्टूल पास होगा, आपका जो है वो गट, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। और इसके साथ भी जो है वो कहते हैं ना कि जिसको ढीठ वाला जो फैट है किसी तरह से नहीं जा रहा होता, स्टबन फैट, ये उसके लिए जो है वो बेहतरीन है। ठीक है, उसके बाद लेमन ग्रास, ये मेरा फेवरेट जो है वो इसका तो टेस्ट इतना मजेदार होता है ना, इतना लाइट सा अरोमा बहुत अच्छा होता है। इसको अगर आप दिन में इसके 4 कप या 5 कप भी ले लेते हैं, आगे जैसे आप हल्की सी सर्दी का दिन, हाँ अच्छा। ग्रीन टी आप लेंगे वो ड्राई करेगी। ठीक है, कुछ लोगों को आदत होती है कि ना चाय बार बार पीने की, तो चाय की जगह पे अगर आप जो है ये लेमन ग्रास का कहवा बनाते हैं, इसी के अंदर जो है वो जैसे 1 गिलास अगर आपने पानी का लिया है, थोड़ी सी 1 टेबलस्पून के करीब लेमन ग्रास
गिलास, एक आप क्या करें, लेमन इसी में स्क्वीज करके लेमन के छिलके भी उसी में डाल दें। अच्छा। और इसको आप दम के अंदर जो है वो बनाएं। आप देखें ये इतना मज़े का, इसका अरोमा इतना ज़बरदस्त होता है। तो इसको सर्दियों में जिन लोगों को और बार बार चाय पीने की जिन लोगों को आदत होती है तो वो इसको ये आदत आप बिल्कुल ठीक चाय है। कुछ लोगों का मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म ना सिप मुंह में जाता है, जिसकी वजह से वो चाय पीते गले को भी रहते हैं। सुकून और राहत मिलती रहे आपको Exactly. सर्दियों में। तो आप ये नोट डाउन, और एक और रह गया जल्दी से हाँ बस जी, इसको ये wind up कड़ी करते लीफ, हैं। कड़ी लीफ आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि ये कितने जबरदस्त वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। इसका पौधा आप घर में लगा लें। आज तक आप लोगों ने इसके तड़के लगाए होंगे दाल वगैरह में। Exactly. तो इसका अगर आप तड़का लगाएंगे, इसको आप खाली पेट भी, इसका कहवा भी उसी तरह से आपने बनाना है। इसके अंदर भी आप छोटा सा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का जो है वो डाल के, ये वाला कहवा अगर आप खाली पेट लेना शुरू करते हैं, आप यकीन करेंगे आपके जो मूड स्विंग हो रहे हैं, मसल्स में अच्छा, मूड स्टिफनेस स्विंग्स, मतलब खवातीन का जो जी। इशू है, और खवातीन इस हवाले से बहुत ज्यादा बदनाम है कि मूड हाँ स्विंग्स जी। बहुत होते हैं। तो आपको तड़के के अलावा भी इस कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करना है और अपने मूड को खुशगवार करना है। अगर कोई टिप और ट्रिक्स आपकी रह गई हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके ये सेगमेंट दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपा, आपकी मौजूदगी का हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आजकल के दौर में जब दुनिया तरक्की, कामयाबी और ज़हनी सलाहियतों की बात करती है तो एक इस्तिलाह बार बार सुनने को मिलती है, ग्रोथ माइंडसेट, यानी ऐसी सोच जो मुसलसल सीखने, बेहतर बनने और आगे बढ़ने पर यकीन रखती है। मगरबी दुनिया ने हाल ही में इस नज़रिए को दरियाफ्त किया है, लेकिन इस्लाम ने हमें ये शऊर 1400 साल पहले ही दे दिया था। हमारे प्यारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कदम, हर हिकमत अमली और हर फैसला एक मिसाली ग्रोथ माइंडसेट का अमली मसर था। जंग बदर में कलील वसाइल के बावजूद बेहतरीन हिकमत अमली, सुलह हुदैबिया में वक्ती पसपाई को मुस्तकबिल की फतह में बदलने का विजन, या ताइफ के पत्थरों के जवाब में दुआ का जज्बा, ये सब हमें सिखाते हैं कि जब तक जिंदा हो तो नाकामी मंजिल नहीं, आगाज बन जाती है। खुलफाए राशिदीन को ही देख लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुशावरती निज़ाम हो, अदालती इस्लाहात और नए शहरों की बुनियाद हो, हज़रत अली का इल्म और बसीरत से लबरेज तर्ज गुफ्तगू हो, या फिर हज़रत उस्मान की नस्म ज़ब्त और हज़रत अबू बकर का इंतहाई कठिन वक्त में उम्मत को संभालना, सहारा देना, ये सब इस बात की रोशन मिसालें हैं कि हमारे असलाफ हर कदम पर तरक्की, सीखने और बेहतर फैसले की तरफ रवा दवा थे। इस्लामी तारीख के अजीम किरदारों ने किस तरह ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और आज के नौजवान अपने असलाफ और अफकार को अपना कर दुनिया में किस तरह अपना मकाम बना सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फहद अली काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया फहद साहब आपकी मौजूदगी का। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट को में फ़र्क बयान कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आपने खुद अपनी इंट्रो के अंदर भी शेयर किया कि वेस्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया गया। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी ये किताब है माइंडसेट, और मिलियंस उनकी जो हैं किताबें, वो इट्स अ बेस्ट सेलर, वो बिक चुकी हैं। तो वो ये दो टर्म्स उन्होंने ख़ास तौर पे इनको मेन स्ट्रीम किया। फिक्स्ड माइंडसेट ये है कि मैं ये अस्यूम कर लूँ कि मेरी एबिलिटीज़ फिक्स्ड हैं, मेरे टैलेंट्स फिक्स्ड हैं, मैं मेहनत से अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता, मुझे वो करना चाहिए जो मेरे टैलेंट और मेरी सलाहियत के मुताबिक है। अच्छा, तो ये है फिक्स्ड माइंडसेट। आपने देखा होगा कि हम भी जब स्कूल कॉलेज में थे तो हमारे टीचर्स एट टाइम्स हमें फिक्स्ड माइंडसेट के तहत ही इवैल्यूएट करते थे। मतलब अगर कोई बच्चा जो है वो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं कहूँगा कि ये निकम्मा है, हालांकि हो सकता है कि उसके अंदर कोई और हिडन टैलेंट हो जो अभी डिस्कवर नहीं किया हो। अगर आप पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद नहीं कर रहे डिट्टो, तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल स्कूलिंग के अंदर, ट्रेडिशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये फिक्स्ड माइंडसेट के ट्रेड्स, टैलेंट, एप्टीट्यूड फिक्स्ड है, और अगर कोई शख्स उस पैमाने पे पूरा नहीं उतर रहा तो फिर वो इज अ गॉन केस। ग्रोथ माइंडसेट इसके बरक्स है। आप टैलेंट भी कल्टीवेट कर सकते हैं, आप एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ में फेल हो रहे हैं तो दैट्स अ लर्निंग कर्व। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनहेरेंटली बुरे हैं, बल्कि हो सकता है आपने उस सलाहियत को भी उतना एक्सप्लोर नहीं किया, आपने उस सलाहियत को उतना डेवलप नहीं किया, और हो सकता है कि इस सलाहियत के अलावा कोई और सलाहियत आपके अंदर हो जिसको भी आपने डिस्कवर नहीं किया। एक्सप्लोर करना जरूरी है। एक्सप्लोर करना जरूरी है। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, अब ये क्योंकि टर्म्स हैं फैंसी,
अब फैंसी टर्म्स है ना, तो वेस्ट में बोली जा रही हैं, हमारे बच्चे भी इंप्रेस होते हैं और होना भी चाहिए टू एन एक्सटेंट, लेकिन करने का काम ये है कि ये वो सारी टर्म्स हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, सहाबा किराम, अहले बैत, ये सारे फिनोमेनन को ऑलरेडी करके दिखा रहे थे कि वो लोगों को फिक्स्ड माइंडसेट के नजरिए से नहीं देखते थे, ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से देखते थे। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल जैसे आपने भी यहाँ पे प्रेजेंट की, इनको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। देखें, दुनिया भर में कहीं होता है कि कोई बहुत अजीम मकसद हो और बच्चों के साथ भी वो मकसद डिस्कस किया जा रहा हो। आमतौर पे हम तो एडल्ट्स को अपनी टीम्स के अंदर, अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, अपने मकासद के अंदर लेके आते हैं ना कि ये मेरा इनिशिएटिव है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रोथ माइंडसेट, सामने एक बच्चा है, उस बच्चे को भी दीन की दावत दी जा रही है। वो बच्चा भी सोच रहा है कि मैंने इस दीन पे चलना है तो क्यों चलना है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ हजरत अली उल मुर्तजा की कन्वर्जन। ही इज अ चाइल्ड। दुनिया के किसी लेवल के ऊपर चिल्ड्रन को अपनी टीम में हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा कीननेस का मुजाहरा नहीं किया जाता, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट। वो कम्युनिटी को ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर डेवलप करना चाह रहे हैं कि ये बच्चा जो आज तुम्हें बच्चा लग रहा है, ये कल का असदुल्लाह है, ये हैदर करार है, ये गेटवे ऑफ विजडम है। अब ये देखें कि जो आपके दुश्मन होते हैं, आप उनको तो गिव अप ही कर देते हैं ना कि ये तो मेरा दुश्मन है जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दुआ फरमा रहे हैं, इलाहुल आलमीन उमर बिन हशाम या उमर बिन अल खत्ताब में से किसी एक को इस्लाम की दौलत से नवाज दे, तो जनाब उमर फारूक उस वक्त दूसरी तरफ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो ग्रोथ माइंडसेट है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये अगर इस साइड ऑफ द फेंस पे आ गया तो ये दुनिया का बेहतरीन हुक्मरान बन जाएगा, नक्शा बदल जाएगा। तो इसका बिल्कुल और वो दुनिया ने देखा फिर। लेकिन अगर फिक्स्ड माइंडसेट होता और हम कहते ये तो बच्चा है, या फिक्स्ड माइंडसेट होता है ये तो हमारा एनिमी है, तो ये तो हमारे रैंक्स में नहीं आ सकता, ही इज अ गॉन केस, तो दुनिया में कभी तब्दीली ना आती। बिल्कुल। आप ये देखें, जैसे ताइफ है जी। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह के मलाइका, स्पिरिचुअल पावर की मैनिफेस्टेशन है ना, आप दुआ करें ये पहाड़ इनके ऊपर हम दे मारते हैं, और प्रॉफिट क्या फरमा रहे हैं? हो सकता है इनकी नस्लों में कोई ईमान ले आए। और 1980s में हम देख रहे हैं कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसका इजलास ताइफ में हो रहा है, 57 ममालिक उधर जमा है। ये ग्रोथ माइंडसेट है कि अगर आज ये मान नहीं ला रहे तो हो सकता है 1400 साल बाद यहां पर ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस हो, और वो हुआ। फतह मक्का की एग्जांपल देखें। अब फतह मक्का में देखें सारे एनिमीज थे ना जी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने ओजड़ी फेंकी थी, किसी ने पत्थर मारे थे, किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए थे, किसी ने आपको काबतुल्लाह के अंदर इबादत से रोका था। वो सारे मुजरिम वहां पर मौजूद थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सजा का नफाज कर देते तो वो हक बजाने बोते, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सब आजाद हो। अब ये जो मक्का के लोग जिनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके ईमान को कबूल किया, तो सहाबा की जमात में शामिल हुए, ये लोग क्या बने? ये वो लोग बने जिन्होंने रोमन्स और पर्शियन एम्पायर का मुकाबला किया। इकरमा बिन अबू जहल। मैं इसी जानिब आना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जिक्र ऐसा है कि आप सुनते रहें तो आपका जो दिल है वो कहता है कि बस ये सिलसिला जारी हो सारी रहे। आपने बात की कि जो फिर हमारे असलाफ थे, खुलफाए राशिदीन थे, फिर जो सहाबा कराम थे, वो किस तरह से इस चीज़ को लेकर आगे चले, ग्रोथ माइंडसेट जो है उस पर उन्होंने काम किया, उसको आगे बढ़ाया, उसकी भी कुछ चंद मिसालें हमारे नाज़रीन के सामने। बिल्कुल, मैं आपके सामने जो प्रॉफिट की एग्जांपल रख रहा था वो सहाबा की एग्जांपल भी इससे कनेक्ट हो जाएगी। अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबू जहल वो कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट बन गए, और रोमन एम्पायर के खिलाफ जब जंग हो रही थी तो ही वाज द जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंपेन। यानी अगर हम उनको डिस्कार्ड नाउजुबिल्लाह कर देते कि ये तो एनिमी, एक बहुत बड़े एनिमी का बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जनरल्स की सफ के अंदर रखा। खालिद इब्ने वलीद ओहद के अंदर हमारे एनिमी है, लेकिन वो ग्रोथ माइंडसेट है जो उनको सैफुल्लाह बना रहा है।
और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको कमांडर बना रहे हैं। तो कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, खास तौर पे जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अगर हम गवर्नेंस को देखें तो वो माइंड सेट ही ग्रोथ माइंड सेट, बिल्कुल माइंड सेट ही ग्रोथ माइंड सेट का, क्योंकि तरबियत ऐसी हुई थी जो कि आगे भी हमें नजर आई। बहुत शुक्रिया आपका फहद काज़मी साहब।